इस प्रकार का कोई आयोजन देश में कहीं पर हुआ नहीं है। और ग्रामीण ओलंपिक राजस्थान के गांव-गांव में इतना कामयाब हुआ है कि डिमांड आई ये शहरों में भी होना चाहिए। जब डिमांड आई तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी कि शहरी ओलंपिक भी हम लोग कराएंगे ताकि शहर के लोगों को भी इसमें भाग लेने का मौका मिले। इस आयोजन की खूबसूरती यह है कि 8 साल से लेकर 80 साल तक के लोग इसमें पार्टिसिपेट किया और दिलों की दूरियां खत्म हो गई। 3-4 बार कोरोना का लॉकडाउन होने की वजह से एक नकारात्मक वातावरण जो सोसाइटी के अंदर बना हुआ था, उस नकारात्मक वातावरण को खत्म करके सकारात्मक वातावरण बनाने का भी सोसाइटी में ग्रामीण ओलंपिक ने काम किया। 30 लाख ग्रामीण लोगों ने पार्टिसिपेट किया, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना। इस प्रकार का आयोजन आप लोगों ने खुद ने देखा दुनिया में पहला है, वो भी हम अगले साल वापस इसी साल कराने वाले हैं 2023 में। तो इसके साथ साथ शहरी ओलंपिक्स भी, शहर के लोगों की भी डिमांड आई कि इस प्रकार का जो एक सामाजिक आयोजन मान लीजिए, खेलों का उत्सव मान लीजिए, तो इस खेलों के उत्सव से शहरी लोग क्यों दूर रहें। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद जोधपुर शहर से आते हैं और जोधपुर में ही लोगों ने ये डिमांड करी, क्योंकि इसकी ओपनिंग हमने ये पाल गांव से ओपनिंग करी और उस दिन शहर के काफ़ी लोग उसमें आए। उनकी मांग ये थी कि ये पंचायत में नहीं, शहरों में भी होना चाहिए और उसी के लिए शहरों की घोषणा उसी दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दी थी। अब हम इसको धरातल पर ले आए हैं, हम पूरी तैयारी के साथ में 7 गेम्स इसके अंदर हैं। 7 गेम्स आपको बता दिए गए। इसमें छोटी सी त्रुटि यह है कि फुटबॉल के अंदर इसमें केवल बालक वर्ग लिखा गया है, इसको हम बालिका वर्ग भी रखेंगे। तो तकरीबन सारे गेम जो हैं, खो खो के अलावा, खो खो में बालिका वर्ग रहेगा, बाकी सभी गेम्स में बालक और बालिका दोनों वर्ग रहेंगे। टीम गेम्स पर ज़्यादा फोकस किया गया है क्योंकि शहरी ओलंपिक, ग्रामीण ओलंपिक का मकसद कोई बहुत बड़ा मेडल लाना नहीं है या कोई बहुत बड़ा एथलीट तैयार करना नहीं है। हमारा इससे मकसद है कि एक तो खेलों का वातावरण बनना चाहिए, हमारी जो युवा पीढ़ी हो, बुजुर्ग पीढ़ी हो, जो एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल को जी रहे हैं, उससे एक हेल्दियर लाइफस्टाइल की ओर उनके कदम बढ़ने चाहिए, मैदान पर उतरने चाहिए। दूसरा, खेलों की नर्सरी तैयार होनी चाहिए। एक बार जो बच्चे बुजुर्ग खेलों के मैदान पर उतर गए, उनको खेलों का चस्का लग गया और वो खेलने लग गए, उसके बाद में एथलीट तैयार होंगे। तीसरा, फिर वही कि कई बार जो चुनाव की वजह से, कोई और वजह से छोटे मोटे मनमुटाव आमजनों में, परिवारजनों में, गांव के लोगों में हो जाते हैं। ग्रामीण ओलंपिक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, शहरी ओलंपिक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, वहाँ जाति के, धर्म के सब बंधन तोड़ के और आपसी मनमुटाव को भूलकर अपने गांव के लिए, अपनी टीम के लिए सब लोग खेल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा वातावरण, एक सकारात्मक वातावरण बनाने का भी हमारा उद्देश्य है। अब आपके इसके संबंध में जो भी सवाल हैं, इसकी पॉसिबिलिटी है क्योंकि 26 जनवरी में बहुत कम समय रह गया है। तो अभी तो प्रस्तावित डेट क्योंकि पूर्व में घोषणा हो गई थी तो 26 जनवरी ही है। इसकी कुछ हद तक पॉसिबिलिटी है क्योंकि अभी आज हम केवल इसका रजिस्ट्रेशन का पोर्टल लॉन्च कर रहे हैं। 1 महीने के लिए हम इसको कर रहे हैं। आज 20 तारीख है, 21 तारीख है, तो अगली 21 तक ये पोर्टल ओपन रहेगा। तो इसकी संभावनाएं हैं कि ये 26 जनवरी से आयोजन आगे जा सकते हैं, लेकिन जल्द से जल्द अब इनका प्रक्रिया शुरू हो गई। 1 महीना इसका रजिस्ट्रेशन में जो भी हो जाएगा रजिस्ट्रेशन, वो रजिस्ट्रेशन करा के तुरंत इसका आयोजन हम लोग कराएंगे। तो पोर्टल का शुभारंभ कर दें। हाँ, एक बार कोई अगर इसके संबंध में सवाल जवाब आपका है। नहीं, कोई एज का क्राइटेरिया नहीं है, वही नियम कानून है, कोई उम्र का क्राइटेरिया नहीं है। वो इसलिए है कि हमने देखा कि जितना एज गैप टीमों में रहा उतना ही ज्यादा मनोरंजन सब लोगों का हुआ। कॉम्पिटिटिवनेस की तरफ बढ़ने की से ज्यादा एक हेल्दियर एनवायरनमेंट, मैं आपको बताऊं कि जो मुख्य उद्देश्य मैंने आपको बताया कि एक हेल्दियर एनवायरनमेंट बनना ज्यादा जरूरी है। तो एज गैप नहीं रखने से, एज गैप रख देने से कॉम्पिटिटिव टीम ज्यादा बन जाती है और कॉम्पिटिटिव टीम्स में फिर वो वातावरण थोड़ा सा अग्रेसिव हो जाता है। और कहीं ना कहीं जब सब एज के होते हैं, टीम में बड़ी उम्र के खिलाड़ी भी होते हैं, तो वो बच्चों को आपस में लड़ने नहीं देते, वो संभाल के रखते हैं कि यार ये खेल तो 4 दिन में खत्म हो जाएगा,
अपन क्यों लड़ें। तो सीनियर लोगों का होने का ये जरूर फायदा है कि 11,500 पंचायतों में आयोजन हुए, 44,000 रेवेन्यू विलेजेस की टीमें बनी, 2.25 लाख टीमें बनी, 30 लाख लोग खेले। कहीं पर भी ऐसा कोई विवाद नहीं आया कि कोई छोटे मोटे तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कोई बड़े लेवल का कोई झगड़ा, कोई फसाद, वो उसी वजह से हुआ क्योंकि उन टीमों में बड़े लोग और बुजुर्ग और समझदार लोग भी खेल रहे थे। इसमें क्योंकि अर्बन है तो मुझे लगता है कि लोग जो ग्रामीण में कवर हो गए वो कम संभावना है कि अर्बन में कवर होंगे, क्योंकि जिनका पंचायत, यदि कुछ पंचायतें शहरों के वार्ड में आती हैं तो मुझे लगता है कि वो लोग खेल पाएंगे, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे वो वार्ड नंबर या इस तरीके का कोई अभी उसकी जानकारी है। सर, ये जो आपने डेट्स दी है ना, इन डेट्स के अंदर बच्चों के एग्जाम भी आएंगे, उसको किस तरीके से आप मैनेज करोगे, क्योंकि शहरी ओलंपिक हमने शिक्षा विभाग से तो इसके लिए डेट चेक करवाई है, तो राजस्थान बोर्ड के तो नहीं है, पर अगर सीबीएसई और इसके बोर्ड के वो देखेंगे तो वो ये प्रस्तावित फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें कतई। मैं आपको बता दूं, इसमें आज पोर्टल लॉन्च का कार्यक्रम है और एक मोटा मोटा ये आपको क्राइटेरिया पूरा बता दें, एक एक चीज़ के बारे में बता दें। इसमें डेट को आगे पीछे करने की संभावना मैंने आपको अपनी बात शुरू करने से पहले ही बता दी। तो क्योंकि ग्रामीण ओलंपिक में भी कई बार हमारे जैसे ब्लॉक लेवल के, स्टेट लेवल के डेट्स आगे पीछे हुई, बच्चों के एग्जाम आ गए, कोई बच्चों की वो टीचर्स की PTIs का ट्रेनिंग पीरियड आ गया, तो हमारे उस मामले में फ्लेक्सिबल है कि हम इसको आगे पीछे करने की परिस्थिति। ग्रामीण ओलंपिक का जो बजट खर्चेगा तो 40 करोड़ के समथिंग था, इसमें कितना क्या रहेगा जो खेल कूद? देखिए, शहरी ओलंपिक में कोई बजट तो क्या हुआ, उस समय उसको बजट में घोषणा करी, तो इसलिए एक फिक्स बजट उसमें देना जरूरी था। लेकिन ऐसा नहीं है कि ग्रामीण ओलंपिक में केवल 40 करोड़ ही खर्च हुए। मैं समझता हूं ग्रामीण ओलंपिक में कम से कम 200 करोड़ रुपए खर्च हुए होंगे। ये तो केवल आयोजन के दे दिए, बाकी जो पंचायतों ने खर्चा किया, पंचायत राज का खर्चा हुआ, मैदान बनाने का, शिक्षा विभाग ने आयोजन के अंदर खर्चा किया, तो बहुत सारे विभागों का खर्चा हुआ है। ऐसा नहीं कि 40 करोड़ में ग्रामीण ओलंपिक हो गया, कम से कम 200 करोड़ से ऊपर खर्चा हुआ है। 11,500 पंचायतों में खेल मैदान तैयार हो गए। अब उस खेल मैदान को समतल करने की, उसको लेवल करने की, उसको ठीक करने की कीमत आप समझिए कि 30 से 40% हेडक्वार्टर्स पे लोगों के कब्जे थे, मैदान ही नहीं थे। तो वो खर्चा बहुत लगा है। इसमें भी जो खर्चा वाजिब लगेगा वो लगाएंगे। इसमें कोई अभी प्री डिटरमाइंड हम कोई चीज को कर नहीं सकते। शहरी क्षेत्रों में और वार्ड में ये मैदान कहां से आएंगे, जहां आप इतने आयोजन, जहां मैदान है वहीं आयोजन कराए जाएंगे। जहां मैदान है वहीं आयोजन होगा जी। मोस्टली स्कूलों में और अर्बन एरिया के जो प्ले ग्राउंड है, UIT के, नगर पालिका के, स्कूल के ग्राउंड्स हैं, कर ली है, तो इस बारे में वो भी चिंतित हो जाएंगे लोगों को भविष्य में काम। स्कूल के ग्राउंड्स हैं, कॉलेज के ग्राउंड्स हैं, खेल विभाग की संपत्तियां हैं, UITs के ग्राउंड्स हैं, कहीं ये डेवलपमेंट अथॉरिटीज के ग्राउंड्स हैं, तो हैं, कोई दिक्कत नहीं, हो जाए। ग्रामीण ओलंपिक की सफलता के तत्काल बाद में शहरी ओलंपिक की घोषणा की गई जी, और उसके बाद में भारत जोड़ो यात्रा का मामला गया, तो सारी सरकार उधर लग गई जी। अब जो है डिले होने की बात सामने आ रही है, तो क्या माना जा सकता है कि भारत जोड़ो यात्रा के कारण ये डिले हो रहा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका काम तो हमको पोर्टल बनाने में भी थोड़ा समय तो लगता है। भारत जोड़ो यात्रा के कारण कुछ भी डिले नहीं हुआ है, क्योंकि यात्रा में नेता थे, अधिकारी नहीं थे, और डेली मॉनिटरिंग हम हमारे डिपार्टमेंट्स की करते हैं। कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। काम पूरा होगा तभी तो कर सकते हैं, जल्दबाजी में भी तो नहीं कर सकते। हमने 4 सालों में खेल विभाग ने जो भी काम किया है, हमारे को ग्रामीण ओलंपिक, आपकी बात का जवाब दे रहा हूं, ग्रामीण ओलंपिक 2 साल पहले का ये था घोषणा, और पिछली 26 जनवरी को कराना था, लेकिन हम इस अगस्त में करा पाए। तो वो तब तो कोई यात्रा नहीं निकल रही थी, लेकिन हमको 1.5 साल लग गया आयोजन करने में। और प्रथम बार आयोजन हो रहा है। ग्रामीण ओलंपिक का भी प्रथम बार हुआ और शहरी ओलंपिक का भी प्रथम बार हुआ। तो हम कोई फिक्स टाइमलाइन नहीं बता सकते थे कि इतने समय में हमारी तैयारियां पूरी हो जाएंगी। जब कोई काम पहले किया हुआ होता है तो उसकी टाइमलाइन फिक्स होती है, सबको पता होता है काम कितना है। लेकिन नया काम होता है, उसमें आप तय नहीं कर सकते कि इस टाइमलाइन के अंदर होगा। शहरी ओलंपिक में और ग्रामीण ओलंपिक में कितने क्या खेल शेड्यूल हैं? देखिए, शहरी ओलंपिक में केवल एक शूटिंग बॉल और हॉकी, ये 2 ऐसे खेल थे। इसके अंदर फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स, ये 3 गेम ऐसे हैं जो ग्रामीण ओलंपिक में नहीं थे। बास्केटबॉल, फुटबॉल और एथलेटिक्स, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर की दौड़, एथलेटिक्स में ये 3 इवेंट होंगे। जी, मेरा सवाल ये है कि ये तमाम जो आयोजन है, क्या
उसके मद्देनजर ये तमाम आयोजन हो रहे हैं। देखिए, हमने तो स्टेट गेम्स 2.5 साल पहले ही करा दिया था, ग्रामीण ओलंपिक 1 साल पहले ही करा दिया। खिलाड़ियों की जो नौकरियों की दोनों पॉलिसी हैं, जो कि देश में एक मिसाल बनी है, देश में कहीं भी नेशनल खिलाड़ी को नौकरी देने का कोई प्रावधान नहीं। राजस्थान पहला स्टेट बना, 8 से 10 स्टेट ने हमारी जॉब की पॉलिसीज ली हैं, 5 से 7 स्टेट्स ग्रामीण ओलंपिक के ही तर्ज पर घोषणा कर चुके हैं कि वो भी अपना लोकल ओलंपिक्स कराएंगे। मुझे लगता है कि 4 साल हमने तो निरंतर काम किया, अलग अलग सालों में अलग अलग आयोजन हुए। इनका चुनाव पर क्या असर होता है ये तो आमजन ही बता सकेंगे। हमें तो 2018 में राजस्थान की जनता जनार्दन ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, कांग्रेस पार्टी को सत्ता सौंपी ताकि उनके पैसे का सदुपयोग हो और क्षेत्र का, हमारे प्रदेश का विकास हो। उसके तहत हम काम कर रहे हैं। अब इसके नाम पर अगर हमारा प्रचार अच्छा हो जाता है, हमको वोट मिल जाते हैं, तो इसमें कोई गुनाह नहीं। आपने भारत जोड़ो यात्रा की बात की, राहुल गांधी की सभा हुई, उसमें आपकी सरकार की योजनाओं की राहुल गांधी ने तारीफ की। क्या उस तारीफ में ये मायने निकाले जाए कि अब जो नेतृत्व परिवर्तन की तारीखें देना बंद हो जाएंगी? मैं अपने आप को इसके लिए क्वालिफाई नहीं मानता हूं कि मैं भारत जोड़ो यात्रा के ऊपर किसी प्रकार का टिप्पणी या अपना विचार रखूं। उसमें बहुत बड़े बड़े हमारे पार्टी के लीडर्स सम्मिलित थे और उन्होंने क्या कहा, उनके जो स्टेटमेंट्स हैं, यात्रा का किस प्रकार से आयोजन हुआ, क्या इसका प्रायोजन रहा, उसके अंदर टिप्पणी करने या उसके ऊपर विचार रखने की मैं अपनी क्वालिफिकेशन नहीं मानता हूँ। इससे अलग हटके एक सवाल है जी। क्योंकि भारत जोड़ो संख्या में भीड़ उमड़ी, लोगों ने देखा, उसकी सफलता की बात तो राहुल गांधी ने कही। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने एक पत्र लिखा है मुख्यमंत्री को, राहुल गांधी जी को। पत्र में हवाला दिया गया है राजस्थान के कुछ 2-3 बीजेपी सांसदों का। उन्होंने कोविड की पालना की बात कही है और सुझाव दिया है जो केंद्रीय मंत्री ने कि या तो आप कोविड की पालना कराएं या फिर स्थगित कर दे यात्रा को। क्या कहना है? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा, अशोक जी इसी से जुड़ा हुआ एक वो है। एक बार इसको पूरा कर दूं मैं फिर। इसमें कह रहा हूँ, बीजेपी एक तरफ जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है, जबकि कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा के ऊपर सवाल खड़ा कर रही है। देखिए, बीजेपी की जन आक्रोश का तो जनाजा निकल गया है। चाय की दुकानों पर सुबह सुबह जहां 20-25 लोग वैसे ही मिल जाते हैं, वहां जा जाके चाय और भी पता नहीं क्या क्या पिलाया गया, इस प्रकार के वीडियोज आए, तो मैं उस पर नहीं जाना चाहता। हम तो अपने काम की बात करते हैं। असलियत में श्री राहुल गांधी जी की यात्रा में जो करोड़ों लोग साउथ से लेकर नॉर्थ तक उमड़े हैं और जो प्यार, समर्थन, आशीर्वाद, उम्मीदें, और राहुल गांधी जी की एक इमेज जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी पिछले 15 सालों से बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट और बहुत बड़ा गेम प्लान कर रही है, वो किस प्रकार से बिल्कुल पूरी तरीके से, आज से पहले तो पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के नेता इस बात को बोलते थे, लेकिन आज इस यात्रा ने सबके मुंह बंद कर दिए हैं। इस यात्रा से देश में एक भावना तो जाग गई है कि नफरत खत्म होनी चाहिए, भाईचारे और प्रेम की बात होनी चाहिए, मान सम्मान और देश की एकता की बात होनी चाहिए, तभी देश आगे बढ़ेगा। वरना नफरत अगर बढ़ गई तो ये देश और ये लोकतंत्र हमारा आगे नहीं बढ़ेगा और उसका नुकसान हर व्यक्ति को, हर समाज, हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग, हर स्टेट, हर इलाके के लोगों को होने वाला है। ये देश को समझ में आने लगी और समझ में आ रही है। इस वजह से ही भांति भांति के पैतरे लगाकर किस प्रकार से इस यात्रा को बाधित किया जाए, किस प्रकार से इस यात्रा को रोका जाए, इसकी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इसकी कोशिशें करेंगी। लेकिन आपने शायद श्री राहुल गांधी जी का एक स्टेटमेंट नहीं सुना। उन्होंने कहा कि कितने भी कोशिशें कर ले, ये यात्रा रुकेगी नहीं, ये तो श्रीनगर जाकर ही रुकेगी जहां तक प्रस्तावित है। सवाल ये है कि क्या डबल स्टैंडर्ड फॉलो कर रही है केंद्र की मोदी सरकार? एक तरफ अपनी बीजेपी की यात्रा है, उसके ऊपर रोक नहीं लगा रही, और सवाल डबल स्टैंडर्ड होता है कि क्या डबल स्टैंडर्ड फॉलो कर रही है? वो तो भारतीय जनता पार्टी का शुरू से ही एजेंडा प्रमुख रहा है। वो तो डबल स्टैंडर्ड पर ही राजनीति करते आ रहे हैं। श्री राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी जैसे चंद नेता हैं जो कहते हैं वो करने का दम रखते हैं और वो करके दिखाते हैं। नहीं तो इससे आपका प्रचार भी तो हो रहा है। इसमें बुराई क्या है? अगर हम देश की एकता की बात करते हैं, अगर देश को जोड़ने की बात करते हैं और देश में दिलों में नफरत खत्म करके दिलों में प्यार भरने की बात करते हैं और ये लोगों को अच्छी लगती है,
और इससे उनका प्रचार हो रहा है। इसमें बुराई क्या है? मैं समझता हूँ बिल्कुल सही हो रहा है। और कई, मैं आपको बताऊं, कई लोगों को ये लगता है कि अभी तो कोई चुनाव नहीं है, अभी तो कोई वोटिंग भी नहीं हो रही है, फिर राहुल गांधी जी पैदल क्यों चल रहे हैं? अरे भैया, इस लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए आज हमारा देश जो दुनिया के सबसे मजबूत राष्ट्र हैं, ऐसा मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए राहुल गांधी जी के परिवार के बहुत लोगों ने शहादत दी है। वो, मुझे लगता है कि आप और हम सब पढ़े लिखे लोग हैं और हम सबको शहादत के बारे में पता है, तो उनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि जिस राह पर उनके बड़े बुजुर्गों ने अपनी जान की शहादत दी, वो राह मिटनी नहीं चाहिए, वो लोकतंत्र खत्म नहीं होना चाहिए, वो देश मजबूत बनना चाहिए, उसलिए वो चल रहे हैं। राजस्थान के अंदर आम जन को स्वास्थ्य का ग्रामीण ओलंपिक आ गया, अब आप शहरी भी लेके आ रहे हो। मंत्री और नेता और विधायकों को स्वस्थ रखने के लिए राहुल गांधी मालाखेड़ा की स्टेज से कह के चले गए कि पैदल चलना चाहिए, वो नसीहत भी मिल गई मंत्री नेताओं को। शायद आपने एक वर्ग रह गया राजस्थान में, वो है अधिकारी वर्ग। इसके लिए भी कोई फिटनेस का कोई फॉर्मूला लेके आ रहे हो? देखिए, शायद आपने देखा नहीं कि किस प्रकार से कांग्रेस के नेता 10-10, 12-12, 17-17 दिन, 25-25, 30-30 किलोमीटर राहुल गांधी के साथ, आप वीडियो उठा के देख लीजिए, कदम ताल करते हुए चले। तो ये तो तय हो गया कि ऐसा नहीं है कि कहीं कमजोरी है, मजबूत नेता हैं कांग्रेस पार्टी के पास में और मजबूती से सारे चले भी हैं। और ये 4 साल भी आपने देखा कि किस प्रकार से, चाहे चिरंजीवी योजना हो, चाहे शहरी रोजगार गारंटी हो, चाहे लाखों किसानों को मुफ्त बिजली की बात हो, चाहे राजस्थान के ग्रामीण परिवेश के किसानों को दिन में बिजली की बात हो, अनेकों, आप ग्रामीण ओलंपिक देख लीजिए, खिलाड़ियों के लिए नौकरियां देख लीजिए, पट्टा अभियान देख लीजिए, प्रशासन गांव के संग देख लीजिए, अनेकों ऐसी योजनाएं चली हैं जिसमें यह तो तय हो गया है कि कांग्रेस का दिल दिमाग मजबूत है, कोई दिक्कत नहीं है, आने वाला समय है और वो आप देखेंगे। चांदना जी, जयराम रमेश आपके कम्युनिकेशन के प्रभारी है, उन्होंने कहा कि अगला चुनाव हम संगठन के फेस पे लड़ेंगे, कोई फेस नहीं होगा। आपको क्या लगता है कि अगर संगठन के नाम पर लड़ता फेस नहीं होता तो पार्टी को राजस्थान में कितना फायदा होगा? और देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूं और मैं अपने नेताओं में विश्वास रखता हूं और नेता के गेम प्लान पर विश्वास कर कर चलना ही टीम के मेंबर का, एक अच्छे टीम के मेंबर की परिभाषा होती है। कप्तान ने बोल दिया राइट आउट ये खेलेगा, उसी को खेलना चाहिए, लेफ्ट आउट ये खेलेगा, उसी को खेलना चाहिए, फॉरवर्ड ये खिलाड़ी होना चाहिए, मिडफील्डर ये होना चाहिए, डिफेंडर ये होना चाहिए, गोलकीपर ये होना चाहिए। और जो अपना अपने अपने जगह पर काम करेगा तो वो टीम अच्छी परफॉर्म करती है। मैं समझता हूं कि जयराम रमेश जी ने जो कहा, उनके कहने के ऊपर मैं अपने विचार रखूं, उसका कोई अर्थ बनता नहीं। एक सवाल है मेरा कि बीजेपी के नेता आरोप लगाते हैं कि ये जब तक राहुल गांधी अगर राजस्थान में उसके बाद जो विस्फोट होगा या जो चल रहा है पुराना, वो वापस एक बार सामने आएगा। एक सवाल वो खड़ा करते लगातार। ये सवाल नहीं है, ये सवाल नहीं है, क्योंकि 4 साल में भारतीय जनता पार्टी के नेता विपक्ष का रोल अदा करने में राजस्थान में कतई फेल हुए हैं। इतने कैंडिडेट इनमें मुख्यमंत्री के हैं कि ये इनकी बहुत बुरी हालत है पार्टी की। 9 में से 7 विधानसभा उपचुनाव ये हारे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का राज था तब 8 उपचुनाव हुए थे, उन 8 उपचुनाव में 6 उपचुनाव कांग्रेस पार्टी जीती, तब कांग्रेस का वातावरण भी बना और ये पता लग गया कि बीजेपी के काम से आम जनता में रोष है और इस बार इनका तख्ता पलट होगा, वो हो गया। इस बार 9 में से 7 उपचुनाव कांग्रेस पार्टी जीती है, भारतीय जनता पार्टी केवल 1 सीट जीतने में 9 में से उनकी क्या परसेंटेज है? मुश्किल से मुश्किल 11-12% की। तो वो अब उनको कोई उम्मीद नजर आती नहीं है। 4 साल का ये काम देखकर वो धराशायी हो गए हैं, विधानसभा में बोल नहीं पाते हैं। तो अब आखिर में वो देख रहे हैं कि ऐसा कुछ हो जाए कि बिल्ली के भाग का छीका टूट जाए, तो ऐसे, लेकिन उनके सपने कामयाब होंगे नहीं। ये उनके सपने हैं और सपने सपने ही रह जाएंगे। वसुंधरा राजे एक्टिव हो रही है, अगर वसुंधरा राजे एक्टिव हो जाती है और नाम आ जाता है बाहर, तो कांग्रेस के लिए कितनी समस्या? तो सर पोर्टल लॉन्च करते हैं। देखिए, कौन एक्टिव होगा कौन नहीं होगा ये तो समय ही बता पाएगा, मैं उसके ऊपर अभी क्या टिप्पणी करूं। लॉन्च कर दें, हो गया।
विकास इसकी कुछ जानकारी दोगे? हाँ, एक बार थोड़ी सी इसकी जानकारी भी हो जाए सबको। इसके बाद में आपके ये ऑफिस खुलेगा, ये पूरी डिटेल प्रोवाइड कराएंगे ना, दे रहे हैं ना? क्योंकि अब प्लेयर रजिस्ट्रेशन में आपको प्लेयर का टाइप सेट करना है, आप एज ए टीम जा रहे हो या एज ए सिंगल जा रहे हो, इंडिविजुअल जा रहे हो। उसके बाद में आपको आपका जनादार नंबर डालना है। जैसे आप जनादार नंबर डालेंगे, आपकी फैमिली की डिटेल आएगी, उसमें से किसका रजिस्ट्रेशन करना है उसको आप सेलेक्ट करना है, उस पर OTP जाएगा, आपको वेरीफाई करना है। सेम प्रोसेस टीम के लिए है, बस अभी सीधे करना है। ये आपका URL है rajolympic.rajasthan.in। टीम में भैया जनाधार देके बैठे, आप टीम में जनाधार डलेगा, जैसे आप प्लेयर डलेगा। और देखिए प्रचार तो कितना हो रहा है ये तो आप लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं, क्योंकि आप थर्ड पार्टी हैं। लेकिन ये तय है कि निरोगी राजस्थान का जो माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना और नारा है, ग्रामीण ओलंपिक, शहरी ओलंपिक्स, उसमें एक हैंडसम रोल अदा करेगी, ये मैं आप लोगों से वादा कर सकता हूँ। क्योंकि ये प्रचलन, और आज आप में से बहुत सारे मीडिया के साथी भी अच्छे खिलाड़ी हैं। आज से 5 साल पहले ग्राउंड के ऊपर कितने खिलाड़ी होते थे और आज कितने खिलाड़ी हैं, आप तो रैंडमली किसी से आप कहीं भी जाकर आप सवाल जवाब करके पूछ सकते हैं। आज हमारे मेडल्स देखिए, जूनियर कबड्डी राजस्थान ने गोल्ड मेडल जीता है देश में। आज से 18 साल पहले जीता था, जिसमें प्लेइंग 8 में से 7 हरियाणा के बच्चे थे जूनियर कबड्डी टीम में। 2004 में प्लेइंग 8 में से 7 हरियाणा के बच्चे थे। आज 12 के 12 राजस्थान के बच्चे हैं और हरियाणा को 1.5 गुना के मार्जिन से हराया है। हरियाणा एक ड्रीम टीम है हराने के लिए। चांदा जी, एक आप जो बात कह रहे हैं वो सही है कि इनिशिएटिव अच्छा है रूरल और अर्बन ओलंपिक्स का, पर अगर आप हरियाणा की बात कर रहे हैं, आप देखिए ओलंपिक्स के जो मतलब इंटरनेशनल लेवल का ओलंपिक्स होता है, हरियाणा के खिलाड़ी कितना राजस्थान के मुकाबले अच्छा करते हैं, जबकि राजस्थान में पिछले कई सालों से एक भी मेडल नहीं आया। तो मेरा सवाल ये है आपसे कि फोकस क्या आपके हिसाब से उस पर नहीं होना चाहिए सरकार का कि इंटरनेशनल ओलंपिक्स में मेडल आए? देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन जो प्रोग्राम हम आज कर रहे हैं, ये 3-4 साल में जिस प्रकार से हमने खेलों को बढ़ावा दिया है, उस प्रकार से हरियाणा ने आज से 25 साल पहले, 20 साल पहले स्पोर्ट्स को अपनी प्रायोरिटी मान लिया था। 25 साल पहले। तो आज वो इस परिस्थिति में आ रहे हैं कि ओलंपिक्स में 2-4 मेडल कोई आते हैं तो हरियाणा के खिलाड़ियों के आते हैं। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। 2028 ओलंपिक्स में देख लेना और 2032 ओलंपिक्स में देख लेना, राजस्थान के बच्चे 2032 से पहले क्योंकि 5-10 साल का टाइम, हम एनी ट्री दैट वी आर सोइंग टुडे कैन नॉट गिव फ्रूट्स टुमारो, इट विल नीड इट्स टाइम। तो ये जो आज बच्चे तैयार हो रहे हैं, ये वातावरण जो तैयार हो रहा है, इसके अंदर 8 से 10 साल के अंदर अंदर आप देखेंगे कि राजस्थान के बच्चे, अभी तो हरियाणा को हराना शुरू ही हुआ है ना कबड्डी में, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। हैंडबॉल में नेशनल चैंपियन बन गए, आपका नेशनल मेडल गर्ल्स वॉलीबॉल टीम सीनियर कैटेगरी में आ गई, गर्ल्स कबड्डी टीम आजादी के बाद पहली बार सीनियर मेडल लेकर आई है, बॉयज कबड्डी टीम 2 साल लगातार सीनियर मेडल लेकर आई है। तो अब ये ग्राफ उठ रहा है और आप देखेंगे 5-10 साल में जब उन गेम्स में हरियाणा को बीट करेंगे तो ऑटोमेटिकली, और हमारा देखिए, आप हमने जो स्पोर्ट्स स्कूल्स तैयार करी हैं, जोधपुर के अंदर स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट तैयार हुआ है, वो इसी चीज के लिए तैयार हुआ है कि हम उस लेवल के एथलीट तैयार करेंगे। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो पटियाला कैंपस है, उस पटियाला कैंपस के जो इंचार्ज रहे हैं लक्ष्मण सिंह जी, वही आज उसके इंचार्ज हैं। तो हम उस तरह के खिलाड़ी तैयार करेंगे, लेकिन it is not possible to do it in 3 or 4 years. It will take a handsome amount of time, that is about a decade. तो उतना थोड़ा सा अपने को इंतजार करना पड़ेगा। सर, आउट ऑफ टर्न के अंदर शुरुआत में आपने इतनी तेजी से सबको दिया, अब पिछले दिनों से काफी काम अटका पड़ा है, क्योंकि 100 से ज्यादा बच्चों के फॉर्म SMS में पड़े हुए हैं, वो क्यों अटके हुए हैं? ऐसा मेरे पास में आया है मामला कमेटी का क्या चक्कर कि वो क्रीड़ा परिषद में अभी उसको थोड़ा सा डिले हो गया, लेकिन निश्चित रूप से उसको जल्दी कराया। नहीं, जल्दी करेंगे, हमारे उसमें ही है, उसमें इसमें सब क्यों हमारा कार्यकाल खत्म करा रहे हो? नहीं, मान लो करा रहे हो खत्म, तो हमारे को पहले बता दो।
अपनी व्यवस्था करें। तो हो सकता है विभाग चेंज हो जाए। नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, कानून और नियम कायदे हैं वो तो सरकारों के लिए हैं, कोई अशोक चांदना के लिए नहीं है। पहले भी अशोक चांदना नहीं थे तब भी विभाग सब चल रहे थे, आगे भी और अच्छे मिनिस्टर्स आएंगे, ऐसा नहीं। तो निश्चित रूप से जिस चीज़ का कानून बन गया उनका अधिकार तो उनको देना ही पड़ेगा। कुछ महीने 2, 4, 6 महीने आगे पीछे, कभी वर्किंग कभी स्लो हो जाती है, कभी वर्किंग फास्ट हो जाती है, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एक सवाल ये है कि अर्बन एरिया खेलने के मैदान कॉलोनी के अंदर हाउस बोट भी डेवलप होता है, जेट भी डेवलप होता है, वहाँ पे पार्क्स तो डेवलप होते हैं लेकिन खेलने की जगह नहीं मिलती है। इससे पर्टिकुलरली मैंने महसूस किया है कि अर्बन एरिया का मेल बच्चा है वो फ्रस्ट्रेशन में आता जा रहा है ना, उसके लिए कुछ और इनिशिएटिव लिए जाए। देखिए निश्चित रूप से एक बार ये अर्बन ओलंपिक्स हो जाए, इसमें कई नए नए मैदान तैयार होंगे, आप देखेंगे, क्योंकि उनको आयोजन कराना है। जैसे हमने देखा 11,500 पंचायतों के मैदान तो तैयार हुए ही हैं, तभी ये ग्रामीण ओलंपिक संभव हो सका। और आप विश्वास नहीं करोगे कि कोई जमीन को विवाद के नाम से भी छोड़ रखा था ना, उसको भी कानूनी राय लेते हुए कानून के तहत उनको भी खाली करा के वापस मैदान बन गए। कई लोगों के कब्जे खाली हुए ग्रामीण ओलंपिक्स के टाइम में, बहुत सारे गांव के अंदर। तो ऐसा नहीं है, शहरों में भी जमीनें निकलेंगी। और यदि भविष्य में देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर, निश्चित रूप से खेलों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलप करने की जरूरत है, ये मैं आपकी बात से पूर्णतया अग्री करता हूं। राजस्थान जिस साइज का स्टेट है, जिस साइज का राजस्थान के अंदर कैलिबर है, जिस साइज का टैलेंट है और जिस साइज की पॉपुलेशन है, उसके हिसाब से हमारे को भी बहुत सारे खेल मैदान तैयार करने होंगे। उसके लिए युद्ध स्तर पर काम करना होगा। हम इस चीज को मानते हैं, हम इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड है। मैं समझता हूं कि काम जल्दी होगा, हम इसको करा के देंगे। जैसे आप देखिए, हमने मेजर ध्यानचंद स्टेडियम की एक स्कीम बनाई जो आज से पहले नहीं थी। कितने प्रपोजल आ गए हमारे पास मेजर ध्यानचंद में, कितनी सैंक्शन हो गई? 40 एक सैंक्शन तो होगी, 40 तो एमएलए से होगी और ओवरऑल 127 के करीब। आप देखिए ब्लॉक तहसील ब्लॉक लेवल पर हमने एक स्कीम बनाई, 127 स्टेडियम। वो बजट घोषणा के स्टेडियम नहीं है, वो स्कीम ही ऐसी हमने बना दी कि 100, क्योंकि 40 से ऊपर तो सैंक्शंस निकल गई, 127 के प्रपोजल काम में, तो 125 स्टेडियम ब्लॉक स्तर पे उस स्कीम से बन गए। नहीं, अर्बन भी हमने तो अर्बन भी पॉसिबिलिटी दे रखी है, अर्बन विधायक भी चाहे तो बनाए। उसमें क्या है कि हम लोगों ने, आपको पता है कि हाफ शेयरिंग रखी है कि वो यूआईटी हो, जेडीए हो, या विधायक कोष हो, या एमपी कोष हो, वो सारा मिलाकर जितना देंगे हम खेल विभाग से उतना दे देंगे। उसके ऊपर पूर्व में 25 लाख की कैप भी लगी थी, लेकिन किन्होंने ज्यादा भी किया तो हमने किसी को मना नहीं किया। किसी ने 50 लाख का प्रपोजल दिया, हमने 50 लाख के भी सैंक्शन दिए। किन्होंने 90 लाख का प्रपोजल दिया, हमने 90 लाख के भी सैंक्शन किए। तो एक डबल हो जाते हैं, 1 करोड़ 80 लाख हो जाते हैं। किन्होंने 1 करोड़ का दिया तो उनको 2 करोड़ के स्टेडियम दिए। तो इसमें 125 स्टेडियम केवल इस स्कीम से डेवलप होने जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम पीछे हैं। मेरा जो व्यू है जी, मैं जिस परव्यू में बात कर रहा हूँ वो ये है कि हाउसिंग बोर्ड ने मानसरोवर एक आइडियल लोकेशन देते हैं और करीब कितने सेक्टर्स हैं वहाँ पे, बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, उनमें छोटे छोटे से पार्क्स बने हुए ना, उसमें एक पर्टिकुलर पार्क स्पोर्ट्स को दिलवाया है। वो मंदिर बन जाते हैं, उसमें बच्चे खेल ही नहीं पाते या मॉर्निंग वॉकर्स। मैं आपको बताऊं, हम इस बार खेल विभाग को परिषद की जगह एक डायरेक्टरेट बनाने की मांग माननीय मुख्यमंत्री जी से कर रहे हैं। और ये निरंतर इस बार नहीं, हम 3 सालों से कर रहे हैं। बहुत बड़ा काम है।